तो हेलो गाइस, हम लोगों ने अभी जो लास्ट वीडियो मैंने आपको भेजा था वो टॉपिक नंबर 3.1 द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स इस टॉपिक से था। और इसका एक पैराग्राफ मैंने आपको अभी भेजा था, उसके आगे का पार्टीशन मैं आपको सेंड करता हूँ। और जिस तरीके का वीडियो आप देख रहे हैं उससे आपको एक ये फ़ायदा हो सकता है कि आप पेज आपके सामने रहेगा, आप इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं आप इसके डायरेक्टली नोट्स बना करके सेंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था कि कई लोगों ने ऐसी कोशिशें की, कई कवि ऐसे थे जिन्होंने ये कोशिश की कि वो ऐसे रोमांटिसिज्म या रोमांचवाद की ऐसी कहानियाँ लिखें जिससे लोगों में एक शेयर्ड कल्चर, जो एक साझा संस्कृति होती है, उसकी लोगों में छवि बने, लोग ये समझें कि कैसे उनका इतिहास जो है वो उन सबको एक कर सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे उसके आगे की चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। दूसरे रोमांटिक्स जैसे कि जर्मन फ़िलासफ़र थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये 1744 टू 1803 जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में उनका जो है लाइफ स्पैम है, जन्म और डेथ के बीच का डिफरेंस दिया गया है। तो इन्होंने ये दावा किया था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है, मतलब जो जर्मन संस्कृति वास्तव में हुई है, वो बनाई ही इसलिए गई है कि वो आम लोगों के बीच अपनी पहचान ढूंढे। और दास वोल्क ये मतलब इन्होंने आर्टिकल लिखा था, इट वाज थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री, फोक डांस। ये फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री और फोक डांस जो हैं, इसका मतलब होता है लोकगीत और लोक कविताएं जो पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज या हमारे बुजुर्ग लोग इनसे संबंधित रहे हैं। दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन वॉज पॉपुलराइज्ड, मतलब ये लोग जो थे वो इन्हीं चीज़ों के माध्यम से अपने देश की वास्तविक आत्मा या ट्रू स्पिरिट ऑफ द जो नेशन है उसको पॉपुलराइज करना चाह रहे थे। और इन्हीं के माध्यम से वो कर भी सकते थे, क्योंकि जब लोगों को ये पता होता है कि उनका इतिहास एक जैसा था, मतलब जैसे आपको भी एहसास हो जाए कि जैसे आपके जो आसपास अड़ोसी पड़ोसी हैं वो सब लोग जो हैं वो आपके फ्रेंड्स ही हैं, या जैसे हम लोगों में भारत में माना जाता है वसुधैव कुटुंबकम, यानी जो संसार है वो पूरा हमारे भाई बहन ही हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को जो दूसरों को हर्ट पहुंचाना होता है, नुकसान पहुंचाना होता है, तो वो नहीं पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से ये चाह रहे थे कि लोग जो हैं वो ये समझें कि पुराने समय से वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से वो इन सब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि लोगों के बीच सारी चीज़ें सही हो सकें। कौन सी चीज़ें इकट्ठा कर रहे थे? फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री और फोक डांस। इसी से वो लोगों को जोड़ सकते थे पुरानी चीज़ों से। इसलिए कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग, मतलब इन्हीं चीज़ों को वो इकट्ठा कर रहे थे, इनको रिकॉर्ड कर रहे थे। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं होता केवल कि फ़ोन से रिकॉर्ड करना या वॉइस को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ के सारे सबूत तैयार रखना। वो लिखे हुए भी हो सकते हैं और वॉइस रिकॉर्ड भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकते हैं, किताबें भी हो सकती हैं, मैगज़ीन्स भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से वो हर चीज़ को जो है इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो अपने राष्ट्र को अच्छे से बना सकें। अगला पैराग्राफ हमारा स्टार्ट होता है द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मैंने आपको बताया है, कई सारी क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनको वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। तो इसका जो प्रभाव था, एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वाज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट, मतलब जो वो लोग अलग अलग भाषाओं में फोक टेल्स या फोक डांस इकट्ठा कर रहे थे, तो इसका उद्देश्य केवल ये नहीं था कि वो अपनी पुरानी संस्कृति, जो देश की पुरानी संस्कृति थी, उसी को ठीक कर रहे थे, बल्कि इस तरीके से वो जो आधुनिक राष्ट्रवादी थे वो मैसेज ले जाना चाहते थे। बहुत बड़ी ऑडियंस, मतलब जो जनता थी उनके बीच ये लोग मैसेज ले जाना चाहते थे, क्योंकि ये लोग बहुत से ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो इनके बीच मैसेज कैसे पहुंचता? अगर आपने एक किताब पब्लिश कर दी तो उससे क्या होगा? उससे केवल वही पढ़ पाएगा जो व्यक्ति पढ़ना जानता है। लेकिन अगर उस किताब में लिखे हुए आर्टिकल को किसी डांस या किसी चीज़ को गा करके सुनाया जाए तो लोग उसको समझ सकते हैं। पुराने समय में ऐसे ही होता था, जब लोग अनपढ़ होते थे तो कई जगह लोगों को इकट्ठा करके उन्हें समझाया जाता था, उन्हें मोटिवेट किया जाता था
ताकि वो उस भावना को समझें और उसमें चुनें कि उन्हें क्या करना है, वास्तविकता करनी है, मतलब उसके साथ सपोर्ट में है या फिर नहीं है। तो इस तरीके से वो इन चीज़ों को ज़्यादातर जनसंख्या तक पहुंचाना चाहते थे। और यही पोलैंड के मामले में ऐसा ही कुछ हुआ था। जब उसमें पार्टीशन हुआ था 18वीं सेंचुरी के लास्ट में, पार्टीशन किया था रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने। Even Poland no longer existed as an independent territory. National feelings were kept alive through music and language. यानी जो पोलैंड था वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक इंडिपेंडेंट टेरिटरी या मतलब आज़ाद क्षेत्र नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसमें जो राष्ट्रवादी भावनाएं थीं उसको संगीत और भाषा के माध्यम से उसमें ज़िंदा रखा गया। मान देखिए होता क्या है, जो मैं आपको बताऊं कि आज़ादी छीनने का मतलब क्या होता है या किसी भी देश के आज़ाद होने का मतलब क्या होता है। किसी भी देश के आज़ाद अगर नहीं है वो, अगर वो परातंत्र है, अगर कोई उसको अपने अंडर लिए है, तो उसका सीधा सा मतलब हो जाता है कि वहाँ उसकी संस्कृति जिन चीज़ों से जुड़ी है, जैसे उसकी भाषा से, उसकी संस्कृति से, उसके पहनावे से, इन सब चीज़ों पर अगर किसी ने कमांड कर ली तो मतलब वो देश परातंत्र हो गया, मतलब वो देश आज़ाद नहीं है। मतलब जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए तो उन्होंने हमारी भाषा को कम कर दिया, उन्होंने कोशिश की कि हम बट जाएं, उन्होंने कोशिश की हमारा पहनावा चेंज हो जाए, तब हम आज़ाद हुए, मतलब तब हम उनके अधीन थे। तो इस तरीके से मतलब वो ये चाह रहे थे कि जैसे पोलैंड में हुआ था कि वो एक आज़ाद देश नहीं था, फिर उसमें संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रवादी भावनाएं जिंदा रखी गईं। कैरोल कंपरंस्की ये उदाहरण के तौर पर है, ये एक दिन है जो मनाया जाता है राष्ट्रीय संघर्ष के तौर पर। और ओपरा के माध्यम, ओपरा एक संगीत गाने मतलब गाना गाने का एक तरीका होता है ओपरा, शायद आपने सुना हो किसी मूवी में या एनीथिंग एल्स। टर्निंग फोक डांस लाइक द पोलोनेज एंड मजोर्का इनटू नेशनलिस्ट सिंबल्स, यानी जो फोक डांस थे जैसे पोलोनेज और मजोर्का, इनको नेशनलिस्ट सिंबल मान लिया गया, मतलब अगर इनको आप प्ले करेंगे तो लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावनाएं बढ़ेंगी, ऐसा माने जाने लगा। और भाषाएं जो थीं उन्होंने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाने के लिए। जब रूस का जो व्यापार था, जितना भी व्यापार उसका फैला हुआ था रशियन का, तो पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल, यानी पोलिश भाषा को स्कूल से निकाल दिया गया, मतलब हटा दिया गया, और रशियन लैंग्वेज को हर जगह यूज़ किया जाने लगा। 1831 में एक आर्मी में विद्रोह छिड़ा, जैसे अपने यहाँ मंगल पांडे ने छिड़ा था, तो वैसे ही वहाँ पर विद्रोह छिड़ा और वो लगभग उसको रशियन ने जो है दबा दिया। और इसी के बाद कई जो मेंबर थे क्लर्गी के, क्लर्गी कुलीन वर्ग होता है, तो इसके जो मेंबर थे वो भाषा को एक हथियार के तौर पर यूज़ करने लगे। मतलब जैसे अब कोई आपसे कह दे कि आप ये काम नहीं करेंगे और आपको उसमें एक बंदिश फील हो, एक गुलामी फील हो, तो अगर आप उस काम को कर देते हैं तो इसका मतलब है आपको उसकी गुलामी नहीं स्वीकार है। तो भाषा को जो है अब वो अपने हथियार के रूप में उपयोग कर रहे थे। पोलिश जो था, जो पोलिश भाषा थी, वो चर्च गैदरिंग में, यानी जहाँ पर चर्च में लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर यूज़ की जाती थी, और जितने भी धार्मिक निर्देश दिए जाते थे वो सब इसी भाषा में दिए जाने लगे। तो परिणाम स्वरूप ज़्यादातर जो पुजारी थे, जो बिशप्स थे, इनको जेल में डाल दिया गया या फिर साइबेरिया भेज दिया गया रूस के अधिकारियों के द्वारा। क्यों? एक दंड के रूप में, दंड था उनका, मतलब उनका जो जिस वजह से दंड मिला था वो था रशिया भाषा में प्रीच ना करना। मतलब ये लोग रूस की भाषा में प्रीच नहीं कर रहे थे, पोलैंड की भाषा में प्रीच कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे। और पोलिश का जो उपयोग है वो एक संघर्ष के रूप में, मतलब पोलैंड की भाषा का उपयोग एक संघर्ष के रूप में लिया जाने लगा रूस के खिलाफ या रूस के वर्चस्व के खिलाफ। तो ये 3 पॉइंट टॉपिक जो 3.1 था वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, 3.2 हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट।